Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. So before I proceed, I hope आप सबको तो पता ही है कि आज का दिन ईद मनाया जा रहा है पूरे देश में, ईद उल फितर। तो इस अवसर पे मैं पूरे एसपीएम टीम की तरफ से आप सबको ईद की बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। द फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी इन द यूएस। और ये आर्टिकल कई सारे पर्सपेक्टिव से, डायरेक्ट सवाल तो उम्मीद नहीं है, वैसे जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री में आ सकता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री एपीएससी के सिलेबस में नहीं है, यूपीएससी में है। उसके अलावा इस आर्टिकल से जो नॉलेज हम लेंगे वो एसए में, एथिक्स, इंटीग्रिटी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखो, ये आर्टिकल जो है इट इज़ अबाउट स्लेवरी ट्रेड दैट वाज कंडक्टेड बिटवीन द यूएस एंड अफ्रीका फॉर अबाउट 4 centuries फ्रॉम 16th to 19th century। जिस टाइम में, जिस पीरियड में लगभग 10 to 12 मिलियन अफ्रीकन्स वे ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिकन कॉन्टिनेंट टू एक्ट एज स्लेव्स। सो दिस इज़ नोन एज ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ट्रांस अटलांटिक क्योंकि अटलांटिक ओशन के अक्रॉस ही ये स्लेवरी का ट्रेड होता था। हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स वर पैक्ड लाइक एनिमल्स एंड दे वर ट्रांसपोर्टेड फॉर वीक्स और इवन फॉर मंथ्स। तो महीनों तक इनको जानवरों की तरह बांध करके रखा जाता था। शिप के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो गोडाउन टाइप पोर्शन होता है, वहाँ पे। और ऐसे हालात होते थे, इस आर्टिकल में भी लिखा है कि बहुत बार तो कुछ बीमारी फैल जाती थी और कम से कम 10 से 15% स्लेव्स तो रास्ते में ही मर जाते थे बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिजीज़ और इन्फेक्शन। तो इस तरीके से इनको बांध करके और इनह्यूमन तरीके से यहाँ से अफ्रीका से ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी ट्रेड करते हुए यहाँ अमेरिका लेकर के जाया जाता था। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये स्लेवरी के बारे में, वो भी ज़रा समझते हैं। हाल फिलहाल में हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको एक शिप का ब्रोकन पार्ट या सबमर्ज्ड रेक मिला है। उस शिप का नाम है क्लोटिल्डा। ये क्लोटिल्डा एक तरह का शिप था जो इस पीरियड में इस्तेमाल किया जाता रहा था टू ट्रांसपोर्ट स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका। इसके टूटे पोर्शंस यहाँ इस गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर मिले हैं ऑन द मोबाइल रिवर बे। तो ये है मोबाइल रिवर बे और यहाँ गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास हमें ये क्लोटिल्डा शिप के कुछ टूटे हुए पार्ट्स मिले हैं। उसको स्टडी करके हमारे रिसर्चर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं मोर अबाउट द इनह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ स्लेवरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्लोटिल्डा से कुछ इन्फॉर्मेशंस ये निकाली गई हैं कि लगभग 110 लोगों को, इसके जो लास्ट ट्रिप थी उसमें लगभग 110 लोगों को यहाँ अफ्रीका से यहाँ मोबाइल बे तक लाया गया था। दैट इंक्लूडेड मोस्टली कैप्टिव मेन बट सम वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड इट्स लास्ट ट्रिप वाज इन जुलाई 1860। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आर्टिकल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको मैं स्लेवरी के बारे में, जो अफ्रीका से स्लेव्स को पकड़ के ले जाया जाता था, उसके बारे में और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। और फिर इसके बेसिस पे ही हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका के अंदर, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, खासकर द यूएस, वहाँ पे जो ब्लैक या कलर्ड पीपल हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि ये जो कलर्ड पीपल हैं ओरिजिनली दे हैव कम फ्रॉम अफ्रीका ओनली। सो अगर बात की जाए 17th सेंचुरी की, तो 17th सेंचुरी के अर्ली फेज में ही बहुत सारे यूरोपियन जो कॉलोनियल मास्टर्स थे या आप ट्रेडर्स कह सकते हैं, स्पेशली डच एंड पोर्टुगीज़, वो यहाँ से दे स्टार्टेड टू मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है दे केम टू एशिया ऑल्सो, इंडिया ऑल्सो। सिमिलरली दे केम टू और दे वेंट टू यूएस एज वेल। ईस्टर्न शोर ऑफ अमेरिका, यहाँ पहुँचे ये लोग और धीरे धीरे उन्होंने इस पार्ट को कॉलोनाइज करना शुरू किया। सो दिस पार्ट वाज नोन एज पार्ट हैविंग यूरोपियन सेटलर्स, क्योंकि अमेरिका के जो इंडिजीनस इन्हेबिटेंट्स थे दे आर नोन एज रेड इंडियंस। उनका स्किन का कलर थोड़ा अलग होता है। सो यहाँ पे यूरोपियन सेटलर्स और इंडिजीनसली यहाँ के जो लोग थे वो रेड अमेरिकन्स या रेड इंडियंस, आई एम सो सॉरी। धीरे धीरे जो यूरोपियन सेटलर्स थे यहाँ पे, उन्होंने कई सारे अपने प्लांटेशन फील्ड्स बना लिए
और उन प्लांटेशन फील्ड्स में काम करने के लिए उनको स्लेव्स की ज़रूरत थी। और फिर इस तरीके से इन्होंने शुरू कराया स्लेवरी ट्रेड, और अफ्रीका से ये स्लेव्स खरीद करके, अफ्रीका के जो किंग्स थे उनसे ये लोग स्लेव्स खरीद करके फिर यहाँ ये जो यूरोपियन सेटलर्स अपने अपने प्लांटेशन फील्ड में स्लेव्स को ले आते थे काम कराने के लिए। डच और पोर्टुगीज़ के बाद ब्रिटिशर्स और फ्रेंच भी पहुँचे यहाँ पे, तो ये पूरी तरह से यूरोपियन सेटलर्स का एरिया हो गया जहाँ पे फिर ब्लैक अफ्रीकन्स को लाया जाता था टू वर्क इन प्लांटेशन फील्ड एज स्लेव्स। और देखते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री यूएस में। देखो हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने ये एरिया कैप्चर कर लिया था, ये वाला एरिया धीरे धीरे, पहले तो डच और पोर्टुगीज़ थे लेकिन धीरे धीरे इस पूरे एरिया में ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल जमा लिया, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में हुआ था। एंड दे मेड इट देयर कॉलोनी जस्ट लाइक दे डिड इट इंडिया। और फिर ब्रिटिशर्स के रूल के ख़िलाफ़ यहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, जिस तरह से हम कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वैसे ही अमेरिका के अंदर हुआ अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर that continued for about 8 years from 1775 to 1783। और इसमें फिर ब्रिटेन की कॉलोनियलिज्म को ख़त्म की गई एंड यूएसए टेक्निकली बिकेम इंडिपेंडेंट। तो यही एक मुख्य अंतर हो सकता है इंडिया और अमेरिका के बीच में। अमेरिका को बहुत जल्दी आज़ादी मिल गई और इंडिया को आज़ादी मिलने में लगभग 150 साल और लग गए एज़ कम्पेयर टू यूएस। तो वो 150 साल हम पीछे हो गए, और उस 150 साल में जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनाई ब्रिटिशर्स ने वो अपने फ़ायदे के लिए बनाई, जिसको हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी कहते हैं। हमारे देश से वेल्थ धीरे धीरे यूरोप की तरफ जाता रहा एंड वी हैड अ निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन अमेरिका का एक फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने बहुत जल्दी ये रिवॉल्यूशनरी वॉर करके इंडिपेंडेंस हासिल कर ली और अपने हिसाब से फिर अपने पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज किया। उनके पहले प्रेसिडेंट बने जॉर्ज वॉशिंगटन यूएस के, और उस टाइम के काफ़ी वेल नोन फिलोसोफर थे। जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस या अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर लड़ी गई, उस टाइम के वेल नोन पोएट और थिंकर हैं थॉमस जेफरसन। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो थॉमस जेफरसन तो वैसे काफ़ी लिबरल बातें करते थे, उन्हीं ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंफॉर्मेशन इज़ करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी या राइट टू स्पीच इज़ करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरह की काफ़ी लिबरल बातें थॉमस जेफरसन करते थे। बट आर्किटेक्ट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए उनको कहा जाता है। इन सब के बावजूद भी ही रिटेन्ड स्लेवरी इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहला अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें समहाउ स्लेवरी को डायरेक्ट तरीके से बैन नहीं किया गया। सो स्लेवरी कंटिन्यूड दो इन सम लेस एट्रोसियस मैनर। अमेरिका के अंदर स्लेवरी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका इंडिपेंडेंस वॉर के बाद भी कंटिन्यू रहा। इसको ख़त्म करने की कोशिश की उनके 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन साहब ने। तो देखो अमेरिका के अंदर एक सिविल वॉर लड़ा गया, सिविल वॉर एंड एमेंसिपेशन मूवमेंट इन 1861 टू 1865। मुद्दे की बात समझिए, अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर ये उनकी आज़ादी की लड़ाई थी, लेकिन आज़ादी के बावजूद भी आप देखिए तो अमेरिका में दो तरह के लोग हो गए, यूरोपियन सेटलर्स एंड जो इंडिजीनस लोग थे रेड इंडियंस, प्लस तीसरे भी हैं ये ब्लैक अमेरिकन्स, जो उस टाइम तक ये स्लेव्स जो अमेरिका में ले जाए जा चुके थे वहाँ वो सेटल हो चुके थे, दीज ब्लैक अमेरिकन्स। तो एक तरह की सिविल वॉर, इंटरनल वॉर लड़ी गई अमेरिका में। स्पेशली दिस वाज फ्यूल्ड बाय दिस ब्लैक पीपल हु स्टार्टेड टू असर्ट देयर सिविल राइट्स कि भाई हमारे अधिकार, हमें भी एक सिटीजन की तरह जीने का अधिकार होना चाहिए, हमारा देश आज़ाद है। और इस तरीके से एक सिविल वॉर लड़ी गई 1861 से लेकर के 1865 के बीच में। और इस सिविल वॉर के मेन आर्किटेक्ट, इसके पीछे के मेन आइडियाज़ देने वाले प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन हिमसेल्फ थे। दिस मूवमेंट was mainly having the main issue was the civil rights for the black people। और इस सिविल वॉर को एंड करने के लिए फिर अंत में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 13th अमेंडमेंट लाया गया, जिसकी मदद से स्लेवरी को ऑफिशियली एबॉलिश कर दिया गया कि आज से स्लेवरी ऑफिशियली हमारे यहाँ पे एक इलीगल एक्टिविटी होगी। और फिर 14th अमेंडमेंट लाया गया 1867 में, 2 साल बाद ही, जहाँ पे सिटीजनशिप की डेफिनेशन को और एक्सपैंड किया गया, जहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया टू ऑल पीपल इवन हु वेयर अर्लियर स्लेव्स। तो एक तरह की इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट लाए गए विथ हेल्प ऑफ 14th अमेंडमेंट। तो 13th अमेंडमेंट से स्लेवरी ख़त्म की गई।
एज एन रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स बाय देयर 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन 14th अमेंडमेंट से फिर इक्वालिटी के प्रोविजंस लाए गए। 15th अमेंडमेंट फिर लाया गया 3 साल बाद 1870 में, दैट गारंटीड सिटीजन्स राइट टू वोट वुड नॉट बी डिनाइड ऑन द अकाउंट ऑफ रेस और कलर। तो एक तरीके से लगभग हर मामले में कलर्ड या ब्लैक लोगों को वहाँ के जो ओरिजिनल यूरोपियन सेटलर्स थे, जो बाद में अमेरिकन्स हो गए थे, जो सेटल हो गए वहाँ पे, या फिर रेड इंडियंस के बराबर में उनको सिटीजनशिप दे दी गई, सिविल राइट्स दे दिए गए एज ए रिजल्ट ऑफ 13th, 14th एंड 15th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका ब्रॉट इन 1865, 67 एंड 70। तो ये वक्त ऐसा था जब एक तरीके से लग रहा था कि धीरे धीरे अमेरिका के अंदर ये जो पहले स्लेव्स थे, उनके जो अगले जनरेशन से उनके खिलाफ हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो रही है। लेकिन फिर अमेरिका में एक निगेटिव मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट को हम इस नाम से जानते हैं, कू क्लुक्स क्लैन, KKK। दिस वाज ए वाइट प्रोटेक्टिव सोसाइटी। तो वाइट लोगों ने, जो वहाँ के लोकल इंडिजीनस या फिर यूरोपियन लोग थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाना शुरू किया, एक वायलेंट ग्रुप जिसका नाम था KKK, कू क्लुक्स क्लैन। इट स्टार्टेड टू डिसइनफ्रेंचाइज ब्लैक्स। इन लोगों ने अलग मूवमेंट शुरू किया कि ऐसे कैसे आप ब्लैक लोगों को हमारे बराबर का दर्जा दे सकते हैं। जो इलेक्शंस होते थे उसमें इन्होंने फ्रॉड करना शुरू किया, रिगिंग करना शुरू किया, और ब्लैक लोगों को इलेक्शन जीतने नहीं देते थे। वैसे भी ब्लैक लोगों के पास पैसा तो था नहीं, क्योंकि ओरिजिनली और ट्रेडिशनली दे वर स्लेव्स, तो उतने वो रिच थे नहीं, और इलेक्शन में तो पैसा लगता ही है, चाहे इंडिया हो या अमेरिका हो। तो ब्लैक लोगों के खिलाफ इलेक्टोरल फ्रॉड हो जाता था, उनको धमकी दी जाती थी, उनके खिलाफ वायलेंस किया जाता था। और एक तरीके से वायलेंस इतना बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी कू क्लुक्स क्लैन कि फिर वहाँ पे एक नया कानून लाना पड़ा, जिम क्रो लॉज। ये जिम क्रो लॉज याद रखना, एथिक्स में काफ़ी काम आता है। जिम क्रो लॉज वेर ब्रॉट इन 1890, और जिम क्रो लॉज ने वो तमाम चीज़ें रिवर्स कर दी जो अभी तक हासिल हुई थी एज ए रिजल्ट ऑफ 13th, 14th एंड 15th अमेंडमेंट। 13th, 14th और 15th अमेंडमेंट से इक्वालिटी लाई गई थी। ये कू क्लुक्स क्लैन मूवमेंट से धीरे धीरे वायलेंस शुरू हुआ ब्लैक अमेरिकन्स के खिलाफ, जो पहले वहाँ के पहले स्लेव्स की तरह लाए गए थे। फिर कानून लाया गया जिम क्रो लॉज। जिम क्रो लॉज जस्टिफाइड सेपरेट स्कूल, सेपरेट कार पार्किंग, सेपरेट डिपो, सेपरेट होटल, सेपरेट थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, बार्बर शॉप्स फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल। भाई पानी पीने का फाउंटेन वाइट का इधर, ब्लैक का इधर, उसको ब्लैक नहीं लिखते थे, वो कलर्ड लिखते थे। रेस्ट रूम्स वाइट का इधर, कलर्ड का इधर। और ये जो जिम क्रो लॉ है दैट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सेपरेट बट इक्वल। सेपरेट बट इक्वल कहने के लिए कि भाई अलग अलग है लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है, इक्वालिटी है, लेकिन इक्वालिटी रहती कहाँ है। आपने वाइट लोगों के लिए जो ड्रिंकिंग फाउंटेन है वो अच्छा बना दिया, मेंटेन कर दिया, कलर्ड लोगों की जो ड्रिंकिंग फाउंटेन है उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया। तो वैसे दिस जिम क्रो लॉ वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, सेपरेट बट इक्वल, बट इट अल्टीमेटली लेड टू डिस्क्रिमिनेशन। तो 13th, 14th और 15th अमेंडमेंट के बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू हुआ। इट केम बैक टू अमेरिका एज ए रिजल्ट ऑफ जिम क्रो लॉज। और फिर उसके खिलाफ एक वहाँ पे ग्रुप बनाई गई, एसोसिएशन बनाया गया, नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, NAACP, दैट वाज क्रिएटेड इन 1909 टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ कलर्ड पीपल। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के बाद में मेंबर बने मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्पीच है, काफ़ी पॉपुलर स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम। ये स्पीच उन्होंने दिया था 1963 में। ये स्पीच काफ़ी पॉपुलर है और इसका जो स्टेटमेंट उन्होंने स्पीच में जो क्रक्स है वो एथिक्स इंटीग्रिटी पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है UPSC में। ये स्पीच में उन्होंने कहा कि आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रेन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल not be judged by color of their skin but by the content of their character। यही स्टेटमेंट आप सोचिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कास्ट के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वी नीड टू जज पीपल नॉट बाय कलर ऑफ देयर स्किन और बाय द फैमिली इन विच दे वर बॉर्न बट by the content of their character. Similarly, it can be used against communalism. We should not judge anyone on the basis of the religion which they belong to, but the content of their character.
तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये जो ये स्पीच था, आई हैव अ ड्रीम, इसका बहुत ही एक इनकम्पैसिंग इम्पैक्ट पड़ा पूरे दुनिया भर पे, और धीरे धीरे अमेरिका के अंदर भी एक कॉन्शियसनेस, जो वहाँ के वाइट लोग भी थे जो अपने को सुपीरियर मानते थे, उनके अंदर भी एक इस तरह की फीलिंग्स आई कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस नहीं होने चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकेम ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइट एक्सप्लॉइटर्स या किसी तरह के एक्सप्लॉइटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और फिर 1963 में उनके प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे वो, उसी टाइम में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं एक नया सिविल राइट लॉ लाऊंगा जिससे मैं जिम क्रो लॉज को रिवर्स कर दूंगा और हर तरह की जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म कर दूंगा। ऐसा प्रॉमिस किया जॉन एफ कैनेडी ने व्हेन ही वाज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। और जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सच में ऐसा किया। ही ट्राइड टू ब्रिंग सिविल राइट रिफॉर्म्स बिल, लेकिन इसके पहले कि वो बिल पास करा पाते ही वाज असैसिनेटेड। तो भाई जो डोमिनेंट क्लास है वो इतनी जल्दी तो बात मानता नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसको ये बात एक्सेप्ट नहीं होती है कि ये जो लोग अभी जो हमसे इन्फीरियर माने जाते थे उनको सारे दर्जे बराबर के दिए जाएंगे। तो जो वाइट सुप्रीमिस्ट लोग थे और उनका जो रेडिकल आउटफिट था, दे वर सक्सेसफुल इन इवन असैसिनेटिंग देयर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। लेकिन फॉर्चुनेटली उनके जो सक्सेसर थे लिंडन जॉनसन, वो भी उतने ही कमिटेड थे स्लेवरी या डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, और उन्होंने सिविल राइट्स रिफॉर्म बिल को पास कराया 1964 में। और इसकी मदद से जिम क्रो लॉज के कारण जितने भी सेग्रीगेशन हुए थे उसको डीसेग्रीगेट किया गया ऑफ द पब्लिक एकोमोडेशन। और आज अमेरिका में फिर अब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपको ऊपर से तो कम से कम कानून की तरफ से तो नहीं दिखता है। लेकिन आप देखिए, अब मैंने आपको अमेरिका की लगभग 300 सालों की हिस्ट्री पढ़ा दी। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कलर्ड पीपल एक नहीं तो दूसरे फॉर्म में तो लौट करके आ ही जाता है। आप देखिए, बराक ओबामा was 44th American president, but he was the first African American president of United States of America। तो ये आपको अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेटरी बात लगनी चाहिए कि 44th प्रेसिडेंट जाकर के कलर्ड में से पहला इंसान जो प्रेसिडेंट बन पाया वो थे बराक ओबामा। और बराक ओबामा के बाद ही तुरंत देखिए डोनाल्ड ट्रंप केम टू द पावर। एंड डोनाल्ड ट्रंप की पूरी अगर आप पॉलिसी देखें तो, या फिर उनका जब वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे 2016 में, तब भी उनके सारे आइडियाज़ जो थे दे वे रिवॉल्विंग अराउंड वाइट सुप्रीमेसी। कि वो भले डायरेक्ट नहीं कहें, बट हिज एंटायर अप्रोच वॉज anti-feminist and white supremacy only, and that helped him in garnering massive support। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि white supremacy वाली जो फीलिंग है वो अमेरिका से भी ख़त्म नहीं हुई है। और इस चीज़ को अफर्म करने के लिए कि अमेरिका से अभी भी कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हुआ है, इसको अगर हमें समझना है तो याद करना होगा 2020 का वो इंसिडेंट जहाँ पे टैक्सी ड्राइवर जॉर्ज फ्लॉयड, टैक्सी ड्राइवर, इसको एक वाइट पुलिसमैन ने किस तरह से टॉर्चर करके मार डाला था जस्ट बिकॉज ऑफ $20 का काउंटर फीट नोट। एक जाली नोट था, ठीक है। अब इनको पता होगा या नहीं पता होगा, कैसे भी हो, लेकिन 20 रुपये के नोट के कारण आप किसी को इस तरह से तो टॉर्चर नहीं कर सकते ना कि उसकी जान चली जाए। तो ये आपको याद होगा मिनियापोलिस प्रोटेस्ट नाम से ये इंसिडेंट काफ़ी पॉपुलर हुआ था उस टाइम में, जिस टाइम में जॉर्ज फ्लॉयड चिल्लाते रह गए आई कैन नॉट ब्रीथ, प्लीज़ लेट मी गो, येट उनको इस तरह से टॉर्चर किया गया कि ही डाइड। उसके बाद ये आई कैन नॉट ब्रीथ ये स्टेटमेंट कितना ज़्यादा ये रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट बना था जॉर्ज फ्लॉयड पे। फिर APAC ने जो अभी PT हुआ था 12 सितंबर को पिछले साल, उसमें सवाल भी पूछ लिया कि आई कैन नॉट ब्रीथ, मुझे लगता है ये स्टेटमेंट ही दिया था, ये स्टेटमेंट इतना पॉपुलर हुआ। तो मुद्दा ये है, ये जॉर्ज फ्लॉयड या फिर डोनाल्ड ट्रंप की मदद से मैं ये कह रहा हूँ कि ये कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या उन लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन जो अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, हु केम टू अमेरिका बिकॉज ऑफ स्लेवरी, वो आज भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इस टॉपिक के बेसिस पे UPSC में इस तरह का मेंस में सवाल पूछा जा चुका है, आपको भी इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एग्जामिन द इशूज़ इन्वॉल्व इन द अमेरिकन सिविल वॉर। तो ये बात हो रही है सिविल वॉर की 61 से 65 की। अमेरिका के फ्रीडम वॉर की बात नहीं हो रही है, अमेरिकन लिबरेशन वॉर की बात नहीं हो रही है। 1777 से 83 तक बात हो रही है सिविल वॉर की। तो क्या कारण थे सिविल वॉर के? तो सिविल वॉर
उससे पहले थोड़ा सा बताओ कि जो इंडिपेंडेंस वॉर था दैट लेफ्ट मैनी इशूज अनरिजॉल्व्ड. व्हेन अमेरिका वॉन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड देयर वर ओनली 13 कॉलोनीज दैट फाउंड फेडरल गवर्नमेंट. बाद में मैनी मोर स्टेट्स ज्वाइंट. लेकिन जो कई सारे इशू जो अनरिजॉल्व थे, जैसे कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन नदर्न एंड सदर्न स्टेट्स, और मेनली द इशू ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द कलर्ड पीपल, ये सारे इश्यूज कंटिन्यू थे. और इन सब कारणों से फिर इमेंसिपेशन वॉर या फिर आप कहिए सिविल वॉर लड़ा गया 1861 से 65 के बीच में, जिसको ख़त्म करने के लिए 13th अमेंडमेंट लाया गया. The next article is about global military expenditure and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो देखो, हर साल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो ऑन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री हर साल ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर की आर्म्ड एक्सपेंडिचर्स कितना किया है किसी भी देश ने. तो जैसे 2022 में इन्होंने 2021 का रिपोर्ट पब्लिश किया, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट ऑफ 2021. मिलिट्री एक्सपेंडिचर क्या होता है वो भी जरा समझ लीजिए. इट रेफर्स टू ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन करंट मिलिट्री फोर्सेज एंड एक्टिविटीज. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग लाइक सैलरीज, इक्विपमेंट परचेजेज, आर्म्स एम्यूनिशन, रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑल. तो ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट दैट इज डेडिकेटेड टू मेक रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल, ETC. इट वॉज established in 1966 इन स्टॉकहोम, स्वीडन. तो स्टॉकहोम ये सिप्री रिपोर्ट 2021 के हिसाब से द वर्ल्ड या ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैज़ बीन $2.1 ट्रिलियन इन 2021 विच इज़ ऑल टाइम हाईएस्ट, जो थोड़ा सरप्राइजिंग है कंसीडरिंग द पैंडेमिक. भाई जब पैंडेमिक चल रहा है पूरे दुनिया भर में और पूरी दुनिया की इकॉनमी जब डाउन स्लाइड कर रही है, नीचे जा रही है, उस केस में भी पूरे दुनिया ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाया है ओवरऑल, तो विच इज़ स्लाइटली कॉन्ट्राडिक्टरी. येट ये भी बात बताता है कि डिस्पाइट पैंडेमिक दुनिया भर के अंदर एक इनसिक्योरिटी का फीलिंग बढ़ता जा रहा है. दैट इज़ वाई वर्ल्ड कंट्रीज आर स्पेंडिंग मोर ऑन देयर मिलिट्री एक्सपेंडिचर. तो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 जरा देखते हैं. दुनिया के 3 जो सबसे बड़े मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने वाले देश हैं वो है पहले नंबर पे US, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया. अगर 5 लार्जेस्ट स्पेंडर्स की बात की जाए तो वह हैं US, चाइना, इंडिया, UK एंड रसिया. और इन 5 देशों का अगर टोटल एक्सपेंडिचर देख लिया जाए तो इट इज़ 62% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. आप सोचिए, बस 5 देश मिलिट्री एक्सपेंडिचर जितना करते हैं वो पूरे देश दुनिया के मिलिट्री एक्सपेंडिचर का 62% है. और अब एक और डाटा देखिए, सिर्फ US और चाइना जितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर करते हैं वो पूरे दुनिया के मिलिट्री एक्सपेंडिचर का अकेले 52% है. इसी से पता चल जाता है कि US और चाइना कितना ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं दीज आर द 2 कंट्रीज हु आर राइजिंग एज ए सुपर पावर, चाहे वो इकोनॉमिक सुपर पावर हो या मिलिट्री सुपर पावर हो. हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और कहीं ना कहीं हमें अपने आप को और ज़्यादा रिजिलियंट बनाना होगा. अगर इंडिया की बात करें, हम तीसरे नंबर पे हैं लेकिन हम काफ़ी पीछे हैं. इंडिया की अगर मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट वाज $76.6 बिलियन एंड इट वाज रैंक्ड 3rd इन द वर्ल्ड. अगर हम बात करें तो 2020 की तुलना में 2021 में हमने 0.9% ज़्यादा खर्च किया है. अगर 2012 की तुलना में देखें तो हमने 33% एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट. यानी कि लगभग 10 सालों में 33% एक्सपेंडिचर हमने डिफेंस पे बढ़ा दिया है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आयन कंसेंट्रेशन पोलराइजेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखो, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक नया डीसैलिनेशन यूनिट बना लिया है, वाटर डीसैलिनेशन यूनिट. वाटर डीसैलिनेशन यूनिट आई होप आप समझते होंगे, जो वाटर को ड्रिंकेबल बनाता है, उसके अंदर से सॉल्ट और बाकी सारे हार्मफुल कंटेंट को रिमूव करके. इसको पोर्टेबल डीसैलिनेशन यूनिट इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि इसका ओवरऑल वेट जो है वो 10 kg से भी कम है, जिसको आराम से एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाया जा सकता है, विच मेक्स इट अ वेरी यूजफुल इक्विपमेंट। क्योंकि अभी तक जितने भी डीसैलिनेशन यूनिट होते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते इन जनरल। ये जो डीसैलिनेशन यूनिट इन्होंने बनाया है, इट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी जिसका नाम है आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन, इसको समझिए। देखिए, नॉर्मली हम लोग किसी भी डीसैलिनेशन यूनिट में क्या करते हैं, एक फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिस फिल्टर की मदद से हम लोग सॉल्ट कंटेंट को सेपरेट करते हैं। लेकिन ये जो डीसैलिनाइजेशन यूनिट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जो अंदर सॉल्ट पार्टिकल्स हैं उसको चार्ज कर दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। और आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसी कॉन्सेप्ट की मदद से तमाम चार्ज पार्टिकल्स या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सारे पॉजिटिव एक जगह हो गए, सारे नेगेटिव एक जगह, एक दूसरे को रिपेल करके फिर वो पॉजिटिव पॉजिटिव जो है अलग हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव फिर वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो सिंस यू नो कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा डीसैलिनेशन यूनिट। पूरे जो अंदर के सॉल्ट पार्टिकल्स हैं उसको एक तरीके से चार्ज कर दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे को रिपेल करके सेपरेट हो जाएं। इसके मदद से वायरसेस, बैक्टीरियाज को भी सेपरेट किया जा सकता है, और इस तरीके से ये आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन आई होप आप समझते होंगे। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में अगर किसी एंटिटी को ब्रेक कर दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन करके ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, विच कैन बी अ रिवॉल्यूशनरी वन इन द फ्यूचर। आप समुद्र किनारे भी ये 10 kg कहीं तो है लेकर के जा सकते हैं अपने कार के पीछे रख करके, और वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करके और आप ड्रिंकेबल वाटर बना करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बोडो साहित्य सभा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, बोडो साहित्य सभा, करंट न्यूज ये है कि 61st सेशन ऑफ बोडो साहित्य सभा हैज स्टार्टेड टुडे इन तमुलपुर। बोडो साहित्य सभा की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पेपर 5 परस्पेक्टिव। इस तरह के सवाल बहुत आए हैं इस बार, आपको पता होगा APSC में। तो बोडो साहित्य सभा वॉज फॉर्म्ड ऑन 16 नवंबर 1952 एट बासु गांव इन कोकराझार विथ एम टू डेवलप एंड प्रमोट बोडो लैंग्वेज एंड लिटरेचर। राइट, ये तो बेसिक सी बातें हैं। लेकिन बोडो साहित्य सभा को प्रमोट करने में जो दो लोगों का हाथ है वो बोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मोदाराम ब्रह्मा एंड गौरीकांत ब्रह्मा, हु वे रेजिडेंट्स ऑफ धुबरी। इनफैक्ट कोलकाता में बहुत सारे लाइब्रेरी और लिटरेरी क्लब्स को देख करके मोदाराम ब्रह्मा जी और गौरीकांत ब्रह्मा जी, इन्होंने पहले बोरो लिटरेरी क्लब चलाया था धुबरी में 1950 में। तो कई सालों तक इन्होंने बोरो लिटरेरी क्लब चलाते रहे धुबरी 1950 में। फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि अगर सिर्फ ये लाइब्रेरी या लिटरेरी क्लब हम चलाएंगे तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ धुबरी तक लिमिटेड रह जाएगा, और इसके बाद इन्होंने फिर बोडो साहित्य सभा बना दी। तो ध्यान रखो, वेस्ट बंगाल कोलकाता से इंस्पायर होकर के पहले लाइब्रेरी बनाएगी बोरो लिटरेरी क्लब इन धुबरी, बाद में उसको एक्सटेंड करके बोडो साहित्य सभा बना दिया गया ऑन 16 नवंबर 1952। बोडो लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी कहते हैं कि बोडो लैंग्वेज को पहले लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था वो था देवधाई स्क्रिप्ट। लेकिन आजकल तो बोडो लैंग्वेज को लिखने के लिए भी अब देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता रहा है, दैट यू मस्ट बी नोइंग। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन हे मार्केट अफेयर जो है 1 मई को ना होकर के 4 मई को हुआ था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नॉर्डिक कंट्री में फ्रांस नहीं आता है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।